जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये वो दो पंक्तियां हैं जिसने आजकल बिहार की राजनीति में भूचाल लाया हुआ है। भूचाल आए भी क्यों ना, क्योंकि ये पंक्ति लिखी है चिराग पासवान ने अपने पापा रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि पर। इस पोस्ट के आते ही अलग अलग कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार ऐसे मौके पर जब सीट शेयरिंग पूरी तरीके से उलझा हुआ है, हर तरीके से चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे मौके पर इस तरह का पोस्ट करना आखिर दर्शाता क्या है? क्योंकि बीजेपी हर तरीके से उनको मनाने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान मान भी गए हैं, लेकिन मान करके भी वो नहीं माने हैं। उन्होंने मानने के बाद जो शर्त रख दी है, उस शर्त को लेकर के बीजेपी अभी उहापोह की स्थिति में है। और दूसरी तरफ इस मान मनोबल के बीच में चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है और पूरा अधिकार सौंप दिया है अपने बहनोई अरुण भारती को। तो किस तरीके से उठापटक चल रही है और कहां पर जाकर के ये चीजें सुलझेंगी, किस तरीके से गुत्थी सुलझने वाली है, वो फॉर्मूला क्या है, तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चिराग पासवान अक्सर मान करके भी नहीं मानते हैं, और ऐसा ही कुछ दिल्ली में देखने को मिला जब दो शीर्ष नेता की बात कर लें। अगर हम बात कर लेते हैं विनोद तावड़े और बात कर लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी भी हैं, विनोद तावड़े जो कि बिहार के प्रभारी हैं, ये दोनों ही हर तरीके से मान मनोबल करते हैं। चिराग पासवान के घर पर जाते हैं और 49 मिनट तक इनकी बातचीत होती है। उस दौरान कई बार चिराग पासवान रूठते भी हैं, मानते भी हैं, और आखिरकार जब नेताओं ने मना लिया, बीजेपी ने उनको मना लिया, तब जाकर के उन्होंने अपना मुंह खोला और ये बोला कि ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो 25 सीट पर मैं मान जाता हूं। उससे पहले तमाम तरह के आंकड़े आ रहे थे। कभी 52 सीट की बात हो रही थी, कभी 42 सीट की बात हो रही थी, कभी 40 सीट की बात हो रही थी, छन छन के खबरें आ रही थी। लेकिन अंदर की बात ये थी कि चिराग पासवान हर बार एक नया आंकड़ा तो दे ही रहे थे, साथ ही उनके आंकड़ों को लेकर के जो मोल भाव चल रहा था उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। आखिरकार जब हर तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि हर तरीके से उन पर दबाव बनाया गया, और दबाव बनाने के बाद चिराग पासवान ने यह कहा कि ठीक है, अगर आप बड़े जो भी हैं बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनकी सोच यही है तो यही सही, लेकिन हमारी शर्त भी सुन लीजिए। और शर्त उन्होंने फिर वही रख दी 25 सीटों की। अब 25 सीटें उन्होंने जो रखी, ऐसा नहीं है कि केवल उनको 25 सीटें चाहिए, बल्कि उन्होंने पूरी लिस्ट थमा दी कि कौन कौन सी 25 सीटें वो लड़ना चाहते हैं। तो उससे ये जाहिर हो गया कि वो जो 40, 42, 52 सीटों की बात हो रही थी, वो कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स था। यानी कि उनको लड़ना 25 सीट पर ही था, लेकिन अब वो अपनी पसंद की सीट चाहते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वो जिन सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट दे सकते हैं, केवल वही सीट वो लेंगे। अब यहाँ पर एक पेच फंसा कि इन 25 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी थी, 2 से 3 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र की हैं, वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। 2 सीटें ऐसी है जहाँ पर जेडीयू के विधायक हैं। 1 सीट ऐसी है जहाँ निर्दलीय हैं। 1 सीट ऐसी है जहाँ पर जीतन राम मांझी के विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 5-6 सीटें हैं, यहीं पर पेच फंसता हुआ दिखा। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी है जहां पर भले पिछली बार चाहे जेडीयू की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, चाहे दूसरे घटक दलों की बात कर लें, वो अपना परचम नहीं लहरा पाए हों, लेकिन वहां पर वो मजबूत स्थिति में हैं। खास करके जेडीयू
क्योंकि जेडीयू का ये कहना है कि पिछली बार हम जिन सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में थे वहां पर चिराग पासवान की पार्टी के कारण हमें हार का मुंह देखना पड़ा था। अगर इस बार चिराग पासवान हमें सपोर्ट करेंगे तो वहां पर भी हम श्योर शॉट जीतेंगे ही। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना है कि अगर हम सपोर्ट करते हैं आपको तो हम अपने लिए क्यों ना करें, आप हमें क्यों ना सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम वहां पर जीत का परचम लहराएंगे। अब उसके लिए जो एक फॉर्मूला और दिया चिराग पासवान ने कि हम हर लोकसभा सीट के लिए 6 विधानसभा सीटें मांग रहे हैं, यानी कि हम 5 लोकसभा सीट हमारे पास है तो आप हमें 6 के हिसाब से 30 सीटें दे दीजिए। लेकिन बात बनी कुल मिलाकर के 25 पर। उससे पहले मोल भाव चल रहा था कि 18 से 20 पर कहीं चिराग पासवान मान जाएं, और उनका दावा था कि कुछ नहीं तो चलिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए कि हर लोकसभा सीट के लिए 6 विधानसभा सीट हमें दे दीजिए, यानी 30 सीट की बात हुई। कुल मिलाकर के जब 25 पर आए तो ये पेच फंस गया। अब यहां पर एक और फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है। वो फॉर्मूला ये है कि बीजेपी का ये कहना है कि ठीक है, हम अपने कोटे पर संतोष कर लेते हैं, हम वो आपको दे देते हैं। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि अपने कोटे की सीट अगर वो दे देते हैं जहां पर उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं पिछली बार और बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, तो फिर वहां से भी बगावत हो सकती है। तो बीजेपी ने, जैसे कि खबर है, अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको, कि उसने एक और चाल चली है कि वहां के उम्मीदवारों के साथ बातचीत शुरू कर दी है कि आप भले एमएलए यहां से ना बने लेकिन हम आपको एमएलसी बना करके विधान परिषद में भेजेंगे, और हो सकता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आपको मंत्री पद भी दे दिया जाए। इस तरीके से ये अपने रूठे हुए विधायकों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं बीजेपी के नेता। अब बात आती है जीतन राम मांझी की, तो वो बिल्कुल ही तल्ख लहजे में है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ये मोल भाव कर सकते हैं तो मैं भी मोल भाव कर सकता हूं। अगर चिराग पासवान 30-35 सीटों की बात कर रहे हैं तो मैं भी 15 सीट मांगता हूं, और मैं कहीं भी जहां पर मेरे विधायक जीत कर आए हुए वहां पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे चिराग पासवान वहां पर अपने अगर अलग से लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। तो जीतन राम मांझी को मनाना मुश्किल हो रहा है, साथ ही जनता दल यूनाइटेड को मनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वो भी किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। अब जिस तरीके से पोस्ट लिखा है चिराग पासवान ने कि जुर्म सहेंगे नहीं और जुर्म करेंगे नहीं, तो इसका ये जो है निहितार्थ कह लीजिए इसको, या फिर कह लें कि जो कहने की बात है, जिस तरीके से चिराग पासवान कहना चाहते हैं और राजनीतिक गलियारे में जो अब कानाफूसी शुरू हो गई है वो यही है कि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। अगर ज़्यादा दबाव पड़ा तो वो बगावत भी कर सकते हैं। अगर, जैसा कि चिराग पासवान ने कहा कि अगर मैं अपनी बेवजह की शर्तें नहीं मनवा रहा हूं तो सामने से भी, यानी कि बीजेपी से या जेडीयू से भी हमारे ऊपर बेवजह की शर्तें ना थोपी जाए, हम पर दबाव ना बनाया जाए। और साथ ही बीच में ये बात भी आ गई कि अब चिराग पासवान किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने बात करने से मना कर दिया है, और साथ ही अरुण भारती को अधिकृत कर दिया है हर सौदेबाजी के लिए, क्योंकि अरुण भारती ही वो शख्स हैं जिसको चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये मानकर बैठे हैं कि इस बार भी हमारी ही सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी, और उसमें उप मुख्यमंत्री का पद मुझे मिलना चाहिए, यानी कि एलजेपी-आर को मिलना चाहिए। और उसके लिए अरुण भारती का नाम आगे किया है, क्योंकि चिराग पासवान खुद तो केंद्र में मंत्री हैं ही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी माताजी को राज्यसभा भेजा जाए। तो शर्तें हर तरह की हैं, लेकिन चिराग पासवान ये भी नहीं चाहते कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करके किसी तनाव में आए, और तनाव के आगे वो कुछ ऐसा कह दें जिससे उनके रिलेशंस खराब हो जाएं, क्योंकि वो खुद को हनुमान कहते हैं, पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, अमित शाह का हनुमान कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोल भाव करने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अरुण भारती को सौंप दी है, और कहा है कि आगे जो भी मोल भाव करना है वो करें। ये अलग बात है कि आखिरकार जो फैसला होगा, जो आखिरी फैसला होगा, वो चिराग पासवान को ही करना है। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये भी खबर छन छन कर आने लगी थी कि चिराग पासवान अगर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते हैं एनडीए में, तो उनके लिए प्रशांत किशोर का रास्ता खुला हुआ है।
अब प्रशांत किशोर का रास्ता खुला हुआ है, इसके पीछे कौन सी बात है? तो उसके पीछे ये बात है, ये भी अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात भी छन छन करके सामने आ रही है कि चिराग पासवान की जो पूरी डिजिटल टीम है जो सोशल मीडिया को मैनेज कर रही है, उसमें भी प्रशांत किशोर के ही कुछ लोग हैं जो इनकी डिजिटल मीडिया को प्रमोट भी कर रहा है, उसको मैनेज भी कर रहा है। यह अलग बात है कि प्रशांत किशोर की अपनी टीम वो नहीं है, पहले उनके साथ जुड़े हुए थे और ये बात निकल करके सामने आ रही है कि परोक्ष तरीके से प्रशांत किशोर भी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान मजबूत स्थिति में हों। अगर चिराग पासवान मजबूत स्थिति में होते हैं तो अगली सरकार जो भी बनेगी तो उसमें भी प्रशांत किशोर एक अगर वो कुछ विधायक जिता करके ला पाते हैं तो हो सकता है कि किसी तरीके से चिराग पासवान के साथ में उनकी कुछ साठगांठ हो जाए और हो सकता है कि चिराग पासवान उनके लिए एनडीए का दरवाज़ा खोल दें अगर प्रशांत किशोर चाहें तो। यही वजह है कि प्रशांत किशोर सवाल अशोक चौधरी पर तो खड़े कर रहे हैं, सवाल वो मंगल पांडे पर खड़े करते हैं, वो दिलीप जायसवाल पर खड़े करते हैं, वो सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को वो बिल्कुल ही पाक साफ बताते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते हैं। यानी कि प्रशांत किशोर भी एक दरवाज़ा खोल करके उन्होंने रखा है और उस दरवाजे की चाबी उन्होंने चिराग पासवान को पकड़ाई हुई है। तो चिराग पासवान को भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, यानी कि जन स्वराज पार्टी, एनडीए और महागठबंधन, तो एनडीए में अगर चिराग पासवान की बात नहीं मानी जाती है तो वो प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। ये अलग बात है कि इसकी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी तरीके से बगावत करें और उनके एनडीए से हटने पर जाहिर सी बात है नीतीश कुमार भी असहज होंगे। लेकिन उनको ये भी लगता है कि चूंकि हमारे 5 सांसद हैं तो उनको पूरी तरीके से केंद्र से निकाल देना, क्योंकि वो भी गठबंधन की सरकार है केंद्र में, वो शायद बीजेपी के लिए पॉसिबल ना हो। यही वजह है कि वो हर तरीके से अपनी शर्तें लाद रहे हैं और कह रहे हैं कि इन शर्तों पर मान लेना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि केंद्र में भी उनका दखल है और साथ ही स्टेट में भी उनका दखल है। और बार बार याद दिलाते हैं बीजेपी को कि हमने आड़े वक्त में भी आपका साथ दिया है, हर तरीके से आपके साथ खड़े रहे हैं, इसलिए मेरी शर्तों को आपको मान लेना चाहिए। लेकिन क्या उनकी ये शर्तें मान ली जाएगी या फिर बीजेपी वही करेगी जो उसको करना है? और दूसरी तरफ से ये भी संदेश आ रहा है कि जेडीयू को भी 105 सीट देने की बात बनती हुई नजर आ रही है और साथ ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी मना लेने की खबर आ रही है। लेकिन रूठे रूठे से चिराग पासवान हैं, क्या वो मान जाएंगे? इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो हमें करना ही होगा। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।